हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 8 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 8, लॉ एंड सोशल जस्टिस, कानून और सामाजिक न्याय। आज हम लोग चैप्टर 8 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन और व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। Let us take a common market situation where the law is very important. आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। दिस इज द इशू ऑफ वर्कर्स वेजेस। एक मार्केट में वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो हम समझेंगे। उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, उनको कम वेजेस दिए जाते हैं। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। Private companies, contractors, business persons normally want to make as much profit as they can. जितने प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स यानी ठेकेदार हैं, बिजनेस पर्सन यानी व्यापारी हैं, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। In the drive for profits, they might deny workers their rights and not pay them wages. प्रॉफिट कमाने की चाह में कई बार ये कंपनीज एक्सेट्रा अपने वर्कर्स को कम वेजेस देते हैं या देते ही नहीं हैं, वर्कर्स के राइट्स को वायलेट करते हैं। कभी कभी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इतना कॉस्ट कटिंग कर देते हैं कि उसका असर उनके फैक्ट्रीज के सेफ्टी मेजर्स पे दिखता है। उनके फैक्ट्रीज में सेफ्टी मेजर्स अच्छे नहीं होते, जिसके वजह से दुर्घटनाएं हो सकती हैं और होती भी हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। इन द आईज ऑफ द लॉ, इट इज इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति अपने वर्कर्स को वेजेस नहीं देता है तो कानून की नजर में यह गलत है और इलीगल है। मजदूरों को उनका मेहनताना ना देना कानून की नजर में गैर कानूनी या गलत है। सिमिलरली, टू एंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड और आर पेड फ्रीली, देयर इज अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। वर्कर्स को कम वेज ना मिले और उनको एक फेयर अमाउंट मिले, ये इंश्योर करने के लिए मिनिमम वेजेस पे कानून भी बनाया गया है। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। अ वर्कर हैज टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर। कानून के द्वारा जो मिनिमम वेज डिसाइड किया गया है, एम्प्लॉयर्स को अपने वर्कर को उतना वेज देना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं दे सकता। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को
न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स। हर कुछ सालों में मिनिमम वेज को रिवाइज किया जाता है और उसमें बढ़ोतरी की जाती है ताकि वर्कर्स के लिए एक एप्रोप्रिएट अमाउंट फिक्स किया जा सके। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। As with the law on minimum wages, which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interests of producers and consumers in the market. मिनिमम वेज पे जो कानून है वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ऐसे भी कानून हैं जिसमें मार्केट में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा की जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। कंज्यूमर, एन इंडिविजुअल हु बायज गुड्स फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर रीसेल। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता उसे कहते हैं जो सामान अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदता है, उसे बेचने के लिए नहीं। उपभोक्ता जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। प्रोड्यूसर, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर सेल इन द मार्केट। At times, the producer keeps a part of the produce for his own use, like a farmer. कोई व्यक्ति या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जब कोई सामान या कोई चीज बाजार में बेचने के लिए बनाता है, उसे प्रोड्यूसर यानी उत्पादक कहते हैं। कभी कभी ये उत्पादक अपने बनाए गए चीजों में से कुछ हिस्सा अपने पास रख सकता है फॉर पर्सनल यूज। फॉर एग्जाम्पल, किसान। उत्पादक ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीजें बनाता है। कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं। उदाहरण के लिए किसान। These help ensure that the relations between these three parties, the worker, consumer, and producer, are governed in a manner that is not exploitative. वर्कर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए जो कानून बनाए गए हैं, ये इंश्योर करता है कि इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और इनको इनके अधिकार मिले और इन्हें परेशानी ना फेस करनी पड़े। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण ना हो। But merely making laws is not enough. The government has to ensure that these laws are implemented. This means that the law must be enforced. देखिए, सिर्फ कानून बना देने से सब कुछ आसान नहीं हो जाता है। प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई नहीं हो जाती हैं, क्योंकि कानून को लागू करना और इस बात का ध्यान रखना कि कानून का सही से पालन हो रहा है, ये जरूरी है। सरकार को ये इंश्योर करना होता है कि जो कानून बनाए गए हैं वो इम्प्लीमेंट भी किए जाएं। कानून बना देना ही काफी नहीं होता। सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब ये है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है। Enforcement becomes even more important when the law seeks to protect the weak from the strong. जब कोई कानून किसी कमजोर तबके के लिए बनाया जाता है और उसकी रक्षा ताकतवर तबके के लोगों से की जाती है, तब ये जरूरी होता है कि कानून को सही से लागू किया जाए हर जगह और कानून का अच्छे से पालन हो,
तभी ग्राउंड लेवल पे चेंजेस आएंगी। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। For instance, to ensure that every worker gets fair wages, the government has to regularly inspect work sites and punish those who violate the law. देखिए, अगर हमें ये इंश्योर करना है कि वर्कर्स को फेयर वेजेस मिल रहे हैं, उसके लिए सरकार को रेगुलर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा और अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे सजा भी देना होगा कानून के तहत। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको सजा देनी चाहिए। When workers are poor or powerless, the fear of losing future earnings or facing reprisals often forces them to accept low wages. अगर वर्कर गरीब है और पावरलेस है, तो उसको इस बात का डर रहेगा कि उसकी नौकरी ना छीन जाए या फिर उसको किसी तरह का रिप्राइजल फेस ना करना पड़े। इस वजह से वे लो वेजेस पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है, तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वो कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। Employers know this well and use their power to pay workers less than the fair wage. In such cases, it is crucial that laws are enforced. ये बात एम्प्लॉयर यानी मालिक को भी पता होती है और वो इस बात का फायदा उठाता है और अपने वर्कर्स को फेयर वेज नहीं देता, लो वेजेस पे काम करवाता है, जो कि इलीगल है। इसलिए लो वेजेस पे जो कानून बना है, उसे इन्फोर्स किया जाना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए कि कानून को ठीक ढंग से फॉलो किया जा रहा है या नहीं। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में ये बहुत जरूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। Through making, enforcing, and upholding these laws, the government can control the activities of individuals or private companies so as to ensure social justice. सरकार इन कानूनों को बनाकर, लागू करके और इन लॉस को अपहोल्ड करके सरकार प्राइवेट कंपनीज पर, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेसमैन पर कंट्रोल रख सकती है और सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सकती है। सोशल जस्टिस का मतलब है सामाजिक न्याय। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स को फेयर वेज मिले, उनके अधिकारों की रक्षा हो। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। Many of these laws have their basis in the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उन्हीं के बेसिस पे इन कानूनों को बनाया गया है। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। For instance, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage. For example, right against exploitation जो है उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को लो वेजेस पे काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता और बंधुआ मजदूरी भी नहीं कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए,
शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। Similarly, the Constitution lays down no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment. भारतीय संविधान में ये भी कहा गया है कि किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से मजदूरी नहीं करवाया जा सकता है, किसी माइंस पे या फिर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट पे काम पे नहीं रखा जा सकता है। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। How are these laws played out in practice? To what extent do they address the concerns of social justice? These are some of the questions that this chapter will now go on to explore. व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं? ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। According to the 2011 census, over 4 million children in India aged between 5 to 14 years work in various occupations, including hazardous ones. 2011 के सेंसस के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच के 40 लाख बच्चे वेरियस ऑक्यूपेशन में जुड़े हुए हैं, जिसमें हैजार्डस वंस भी शामिल हैं। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। In 2016, Parliament amended the Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986, banning the employment of children below the age of 14 years in all occupations and of adolescents 14 to 18 years in hazardous occupations and processes. पार्लियामेंट ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में 2016 में अमेंडमेंट किया और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऑक्यूपेशन पे रखने को बैन कर दिया गया और 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को हैजार्डस ऑक्यूपेशन में काम करने से बैन किया गया। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। It made employing these children or adolescents a cognizable offense. अगर कोई बच्चों को या एडोलेसेंट यानी किशोरों को इन कामों पे रखता है तो ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है और उसे पनिश किया जाएगा। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। Anyone found violating the ban must be penalized with a punishment ranging from a jail term of 6 months to 2 years and or fine of 20,000 to 50,000। अगर कोई इस लॉ को वायोलेट करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 20,000 से 50,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल की सजा और या 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। The central government had asked
state governments to develop plans to rescue and rehabilitate children who are working. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि आप प्लान बनाइए और उन बच्चों को रेस्क्यू कीजिए और रिहैबिलिटेट कीजिए जो इस तरह के काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कामकाजी बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए योजनाएं विकसित करने को कहा है। An online portal, pencil.gov.in, platform for effective enforcement for no child labor, pencil, has become functional in 2017. 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर प्रारंभ हुआ है। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। इट इज मेंट फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, चाइल्ड ट्रैकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एनसीएलपी। इस पोर्टल पे कंप्लेंट किया जा सकता है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट और उसे मॉनिटर किया जा सकता है। इस पोर्टल पे चाइल्ड ट्रैकिंग भी किया जा सकता है। ये पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए है। वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद faced with greater competition from power looms. A majority of the textile mills closed down during the 1980s and 1990s. अहमदाबाद के एक टेक्सटाइल मिल में वर्कर्स काम करते हैं। वे हैंडलूम पे काम करते हैं। उनको पावर लूम से मिलने वाले कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। 1980s और 1990s में बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स इस कंपटीशन के वजह से बंद हो चुके हैं। अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावर लूम्स आर लूम्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। पावर लूम्स आर स्मॉल यूनिट्स with 4 to 6 looms. The owners operate them with hired and family labor. पावर लूम्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। पावर लूम्स में 4 से 6 लूम्स यानी करघे होते हैं। इन लूम्स के मालिक अपने परिवार के मेंबर्स के साथ काम करते हैं और बाहर से भी लेबर लाते हैं। पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। ये 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। इट इज वेल नोन दैट कंडीशंस ऑफ वर्क इन द पावर लूम्स आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। ये जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्य स्थितियां बहुत खराब होती हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ। एक मजदूर की कीमत क्या होती है। इफ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया। देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो डिजास्टर हुआ था वो हमें पता है, लेकिन सवाल ये है कि यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसने भारत में अपना प्लांट क्यों सेटअप किया था। अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। वन रीजन वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। फॉरेन कंपनीज के भारत में आने का और यहां सेटअप करने का एक मेन रीजन है चीप लेबर यानी सस्ता श्रम। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहां का सस्ता श्रम है। वेजेस दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स
say in the USA are far higher than what they have to pay to workers in poorer countries like India. यूएसए में अगर कोई कंपनी सेटअप की जाती है तो वहां पे जो फेयर वेज है वो भारत से कहीं ज्यादा है। यूएसए में वर्कर्स को ज्यादा वेज दिया जाता है, लेकिन भारत में कम वेजेस पे भी मजदूर काम करते हैं। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क। कंपनीज भारत में लोअर वेज देकर ज्यादा घंटों तक काम करवा सकती है। भारत में ना केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती है, बल्कि यहाँ के मजदूर ज्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस such as for housing facilities for workers are also fewer. Thus, companies can save costs and earn higher profits. दूसरे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कम हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, हाउसिंग फैसिलिटीज पे ज्यादा खर्च नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो वर्कर्स को हाउसिंग फैसिलिटीज दी भी नहीं जाती। इस तरीके से कंपनी बहुत सारा पैसा सेव कर सकती है और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। यहां मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्चे की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियां यहां कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाई अदर मोर डेंजरस मीन्स। कॉस्ट कटिंग करने से दूसरे डेंजरस सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट्स। कंपनीज में सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स को कम करके कॉस्ट कटिंग किया जाता है। वर्किंग कंडीशंस को कम करके या डिग्रेड करके कॉस्ट कटिंग किया जाता है। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज माल फंक्शनिंग और वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। यूनियन कार्बाइड प्लांट में सारी सेफ्टी डिवाइसेस माल फंक्शनिंग थी, मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रही थी, और शॉर्ट सप्लाई में भी थी, मतलब जितने सेफ्टी इक्विपमेंट्स चाहिए थे उतने नहीं थे। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। बिटवीन 1980 एंड 1984, द वर्क क्रू फॉर द एमआईसी प्लांट was cut in half from 12 to 6 वर्कर्स। 1980 से 1984 के बीच वर्कर्स की संख्या भी घटाई गई थी। 12 वर्कर से 6 वर्कर किया गया था। 1980 से 1984 के बीच मिग संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। यहां पे एमआईसी का मतलब है मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लांट। The period of safety training for workers was brought down from 6 months to 15 days. वर्कर्स को सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती थी जो कि 6 महीने तक चलता था, बट उसे भी घटा के 15 दिन तक कर दिया गया। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि को 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर for the MIC plant was abolished. मिथाइल आइसोसाइनेट प्लांट में जो नाइट शिफ्ट के वर्कर के पोस्ट थे उसको खत्म कर दिया गया था। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन यूनियन कार्बाइड सेफ्टी सिस्टम भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन द यूएस। यूनियन कार्बाइड के भोपाल
और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे पढ़ें। At West Virginia, USA, computerized warning and monitoring systems were in place, whereas the Union Carbide plant in Bhopal relied on manual gauges and the human senses to detect gas leaks. यूएसए में वेस्ट वर्जीनिया में कंप्यूटराइज्ड वार्निंग और मॉनिटरिंग सिस्टम है, जबकि भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट में मैनुअल गेजेस थे और ह्यूमन सेंस का यूज करके गैस के लीक को डिटेक्ट करना पड़ता था। पश्चिम वर्जीनिया, अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। At the West Virginia plant, emergency evacuation plans were in place but non-existent in भोपाल। वेस्ट वर्जीनिया के प्लांट में इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स थे, मतलब अगर कोई इमरजेंसी केस हुआ या फिर गैस लीक हुआ तो सबको आसानी से इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। Why are there such sharp differences in safety standards across countries? And even after the disaster happened, why was the compensation to the victims so low? अलग-अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों हैं? और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? One part of the answer lies in what is perceived as the worth of an Indian worker. One worker can easily replace another. इसका एक आंसर ये है कि भारतीय मजदूरों की वैल्यू ज्यादा नहीं मानी जाती, मतलब एक मजदूर दूसरे मजदूर को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी ज्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मिल जाता है। Since there is so much unemployment, there are many workers who are willing to work in unsafe conditions in return for a wage. भारत में इतनी बेरोजगारी है कि यहाँ पे वर्कर खराब और अनसेफ वर्किंग कंडीशन में भी काम करने को तैयार हैं, वो भी कम वेज में। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मेकिंग यूज ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी, एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्कप्लेसेस। वर्कर्स के वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर एम्प्लॉयर्स उनसे काम करवाते हैं और वर्क प्लेस के सेफ्टी को इग्नोर कर देते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। 10. Even so many years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accidents in construction sites, mines, or factories due to the callous attitude of the employers. भोपाल गैस ट्रेजेडी के इतने सालों बाद भी हमें कंस्ट्रक्शन साइट से, माइन से एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स मिलती हैं, लेकिन एम्प्लॉयर्स फिर भी सेफ्टी कंडीशंस को इग्नोर करते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती हैं। Accidents are common to construction sites, yet very often safety equipment and other precautions are ignored. कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सीडेंट्स कॉमन है, लेकिन फिर भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स और प्रिकॉशंस को इग्नोर किया जाता है, जबकि हमें जरूरत है कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स अच्छे हों, अपग्रेडेड हों और सारे प्रिकॉशंस लिए जाएं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, ताकि वर्कर्स सेफली काम कर पाएं। निर्माण स्थलों पर
दुर्घटनाएं आम हैं। इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, सस्टेनेबल गोल नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सतत विकास लक्ष्य 8, उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। और गोल नंबर 9 है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सतत विकास लक्ष्य 9, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। इन दोनों का आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये या तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में या फिर एसे में इसको कोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 8 का पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 8 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। उसमें हम लोग एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी और कंक्लूजन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।